प्रदेश की दशा और दिशा बदलने का काम नहीं है। और अगर कोई ये कहता है तो मैं बहुत अदब से उससे असहमत हूं। अगर कोई ये कहता है कि विद्या धन बांटने से या बेरोजगारी भत्ता बांटने से या लैपटॉप बांटने से उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, तो मैं माफी चाहता हूं, मैं सहमत नहीं, अदब के साथ असहमत हूं। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, गांव को सड़क से जोड़िए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी, हर टेल तक पानी पहुंचे। उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलेगी, हर गरीब की झोपड़ी में बल्ब जले कम से कम एक। अगर लखनऊ के महत्वपूर्ण इलाकों में जहां मंत्रीगण रहते हैं वहां दिन में भी हाइड्रोजन लैंप जल रहे हैं, तो कम से कम गरीब का इतना हक तो बनता है कि वो रात के अंधेरे में एक 40 वाट का ही सही बल्ब जला ले। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की तकदीर वहां से बदलेगी। उत्तर प्रदेश की तकदीर इससे नहीं बदलेगी कि लॉयन सफारी बन जाए कहीं। बिल्कुल। मैं किसी इलाके का नाम नहीं लूंगा। उत्तर प्रदेश की तकदीर इससे नहीं बदलेगी कि 6 जिलों में 24 घंटे बिजली जाए, नहीं बदलेगी। 75 जिलों में बिजली होनी चाहिए। हाँ। मुखिया मुख सो चाहिए, तुलसी ने कहा। मुंह जैसा मुखिया होना चाहिए। कैसा मुंह जैसा? मुंह खाता है लेकिन शरीर के सारे अंगों को उनकी जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आज तक कभी शरीर के किसी अंग से शिकायत आई कि मुंह ने बेईमानी की? नहीं। राजा वैसा होना चाहिए। ये बुनियादी सवाल हैं, इन पर ताली नहीं मिलेगी। मैं कुशवाहा जी को बता दूं, इन पर ताली नहीं मिलेगी। ये समय भी लेंगे, ये परिश्रम भी कराएंगे। ताली तो कन्या विद्या धन बांटने से मिलेगी। देखिए निश्चित रूप से प्रभारी मंत्री की फोटो छपेगी अखबार में कि माननीय मंत्री जी ने क्या चमत्कार कर दिया। अमिताभ जी निश्चित रूप से आप मूलभूत बात रख रहे हैं, और उसी मूलभूत में आपका जो सपना है कि हर झोपड़ी में बल्ब जले, सड़कें दुरुस्त हों, विकास का कार्य हो, सिंचाई हर खेत में पानी जाए, उसी में हमारी समाजवादी सरकार लगी हुई है। और आपने देखा है ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कई जगह हमने पावर प्रोजेक्ट भी लगा दिए हैं। हाँ। और वो बहुत जल्दी काम उनका शुरू हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि टेल तक पानी पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है, समाजवादी सरकार ने किया है। और वर्ष में दो बार नहरों को साफ करने की योजना माननीय शिवपाल सिंह यादव ने, नहीं मेरी बात पूरी हो जानी चाहिए, और वो टेल तक पानी पहुंचेगा, निश्चित पहुंच भी रहा है। इस बार जितना खेतों तक पानी पहुंचा है इसके पहले कभी नहीं पहुंचा। तो आपका जो सपना है, ये उत्तर प्रदेश का जो सपना है, वो समाजवादी सरकार उसको पूरा करने जा रही है। और निश्चित रूप से वो सपने पूरे इसलिए भी होंगे कि समाजवादी सरकार और समाजवादी पार्टी किसान और खेत और गांव से जुड़ा है। हम समस्याओं को समझते हैं। माननीय नेताजी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सभी गांव से जुड़े हैं। निश्चित रूप से गांव का विकास बहुत जल्दी योजनाओं में। प्रदीप जी मैं दो बात कहना चाहूंगा। कलराज जी जुड़ गए। प्रदीप जी 1 मिनट रोकूंगा। कलराज जी जुड़ गए हैं। कलराज जी के बाद आपके पास आते हैं। कलराज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। कलराज जी, बजट सत्र शुरू हो रहा है, इस बार कुछ आपको लगता है क्या कि कुछ अच्छा होगा क्या प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, पिछले बार जो बजट सत्र था और बजट पेश किया गया, उसमें ये जरूर था कि नई सरकार बनी है और इसलिए जो घोषणा करेगी निश्चित रूप से आगे जनहित में करेगी, लोगों को उसका फायदा होगा, और इसलिए कोई उतनी आलोचना नहीं हुई थी। लेकिन आज लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं और जो बजट पेश भी होगा, तो इसमें सबसे पहले चीज तो ये देखी जानी चाहिए कि जो बजट आया और जो सरकार ने घोषणा की, उस घोषणा के अनुरूप काम कितना हुआ। हाँ। बजट का हिस्सा कितना खर्च हुआ। हाँ। कि जब ये हिसाब हम लगाते हैं तो हमें लगता है कि केवल घोषणाएं हुई हैं, और जो एक तरह से पैसा अनुदानित आधार पर जो घोषणा की गई थी उनको पैसा दिया गया, चाहे बेटी योजना के अंदर हो, चाहे बेकार नौजवान का मामला हो। हाँ। लेकिन विकासात्मक दृष्टि से कोई काम नहीं हुआ। हाँ। और जब विकासात्मक दृष्टि से कोई काम नहीं हुआ, चाहे आधारभूत ढांचे का विकास हो, चाहे और भी सड़कों का निर्माण हो, बाकी सारी चीजें हो, तो उसमें मैंने 40% से भी कम बजट का हिस्सा खर्च हुआ। तो कैसे कहा जा सकता है कि सरकार ने काम किया? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय किया है। देखिए, कुंभ का मामला हुआ, कुंभ के मामला
प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है जी। तो हादसा के संबंध में हाँ। ये तो दोनों के समन्वय के आधार पर चीजें होनी चाहिए थी। ठीक है, ये प्रदेश सरकार कुंभ को संपूर्णता में विचार करके करना चाहिए था। कहते हैं परिसर में घटना नहीं हुई, अरे परिसर में भी घटना हुई, 4 लोग उसमें ही मरे हैं। और ये स्टेशन की घटना ये भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के आधार पर सुव्यवस्था करने की जिम्मेदारी इनकी थी, करना चाहिए था। लेकिन 37 लोग मारे गए, ये सरकारी अधिकृत सूचना है। कई लापता है, अभी पता नहीं है। ये जो सारी दुर्व्यवस्था कुंभ की और बाकी के बजट का खर्च न होना इस बात को प्रकट करता है कि समाजवादी पार्टी सरकार केवल नाम की सरकार है और आम जनता के साथ केवल घोषणा करके धोखा देने का काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कल बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा कलराज जी? के दौरान बहिष्कार करने का फैसला किया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया कलराज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि इनके उच्चस्थ शीर्षस्थ नेताओं की सोच तो ठीक है, परंतु उसका अनुपालन नीचे लेवल तक नहीं हो पाता। उसके पीछे मैं ये कह सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी पे इस सरकार की पकड़ नहीं है और स्थिति यह है कि एग्जीक्यूशन जो अनुपालन किया जाना है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है। ऊपर की कही हुई बातें नीचे तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं कुशवाहा साहब का तो मंत्री होने के नाते और महासचिव होने के नाते दायित्व बनता है कि अपनी सरकार की प्लीडिंग करें, पर आप नीचे जाके देखिए, कन्याधन के चेक वितरित हो रहे हैं, मैनिफेस्टो के काम हो रहे हैं, पर आम जनता का काम क्या हो रहा है? सड़कों के गड्ढे भरे नहीं गए। आप कह रहे हैं सफाई, किसानों को टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। बिजली की दुर्व्यवस्था आपको पता है, पूरे शहरों में और देहातों में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली जा रही है। 2 तरह की प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इनको दोनों मुद्दों पे 2 तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अभी तो 1 साल में हमने कहा, कई बार कहा कि हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है, अब एक्चुअल में मैदानी काम करें। और इनका पंचम तल भी बहुत कमजोर है, सशक्त पंचम तल होना चाहिए जिससे डिलीवरी ऑफ गुड्स हो और नीचे तक अधिकारी जाके काम करें। इनके मामले में ये हो रहा है कि अधिकारी सुनते नहीं है और सेंटर ऑफ पावर कई बने हुए हैं। रामाश्री जी कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। जी रामाश्री जी, बड़ा सम्मान पूर्वक प्रदीप जी से एक सवाल करना चाहता हूं। आपके राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब तो आपका पंचम तल भी सही था, केंद्र भी सही था, सब कुछ सही था। तब आपके राजीव गांधी जी ने ही कहा था कि जो बजट हम भेजते हैं वो केवल 15% क्षेत्र में लगता है। और अभी आपके राहुल गांधी जी ने भी कहा कि जो बजट हम भेजते हैं उसमें 25 पैसा लगता है। तो ये आपके ही दल में जब पंचम तल भी सही था, अधिकारी भी आपकी बात सुनते थे, तब आपके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस बात को क्यों कहा था? उन्होंने स्वीकार किया था, उन्होंने स्वीकार किया था कि हम जो बजट भेज रहे हैं केवल 15% लगता है। और मुझे लगता है आपने बड़ा आरोप लगा दिया। समाजवादी सरकार जो बजट भेज रही है 15% की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 85%, 90% बजट वहाँ लग रहा है, ठीक है, विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है। समय कम है हमारे पास कुशवाहा जी। प्रदीप माथुर जी की बात सुन लेते हैं। आपने बड़ी बात बोली है, सुन लेते हैं प्रदीप माथुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, हम अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी और अपने नेता वर्तमान नेता राहुल गांधी जी की बात को बिल्कुल समर्थन करते हैं। हाँ। और हमें अपेक्षाएं बहुत थी अखिलेश जी से, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे और विजनरी नेता हैं। अभी भी उम्मीदें हैं, परंतु मैं जो ग्रास रूट रियलिटीज बता रहा हूं वो मैदान में यही है जो मैं कह रहा हूं। हाँ, ठीक है। आज स्थिति यह है कि वहां पैसा पहुंचा ही नहीं है। काम कहां से हो जाएंगे? आपके मंत्री तो लैपटॉप बांटने में, कन्या विद्याधन योजना बांटने में लगे हुए हैं। हाँ। किसी के पास फुर्सत नहीं है। आपके जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे पूछ के हैंडपंप लगाए जाते हैं, लोहिया ग्राम का चयन वही करते हैं। हाँ। और वो भी मतलब इस तरह की स्थिति बन गई है जैसे पूर्ववर्ती सरकार में थी। हाँ। इस बारे में आज हमने सुबह दलीय नेताओं की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा भी था कि आप जरा कमांड को कस के पकड़िए और उसे जो है देखिए नीचे आम आदमी तक क्या पहुंच रहा है। हाँ। आम आदमी तक जो विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, जो आशाएं आपसे उम्मीदें हैं और उम्मीदें थी, अभी उस उम्मीद पर ये कसौटी पे सरकार इस साल में नहीं खरी उतरी है।
चलिए, ये आपने स्वीकार किया। ये प्रदीप जी आपने स्वीकार किया कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, ये बजट को लगाएंगे। राजीव गांधी भी, राहुल गांधी भी विदेशों से पढ़ के आए थे, तो आप क्या नकार रहे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं है? वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए 15% पहुंचता था। आपका कहने का अभिप्राय ये है। सुन लीजिए, आपने ये कहा, मेरी बात आ जाने दीजिए। आपने ये कहा, बहस भटक रही है, मेरी बात आ जाने दीजिए। आप उनको इसलिए मत देखिए, ठीक है। आपने इस बात को कहा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पैसा सीधे नहीं लगाया करते नहीं, हैं। देखिए, वो आप सिस्टम लगाता है, वो देखिए, अधिकारी आप लगाते अपनी- हैं। देखिए, नीचे मुख्यमंत्री और सरकारों की बातें नीचे तक एग्जीक्यूट कराने वाली एजेंसी होती है अधिकारियों की, और जब अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारी नहीं लगाते, ठीक बात कह रहे हैं मैं तो प्रदीप यहाँ तक कह सकता हूँ कि अभी भी आपके ठीक है, पूर्ववर्ती रहिए आप हमारे सरकार के साथ। अधिकारी आपके वहाँ बिल्कुल, बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अभी आप कोई change समय नहीं खत्म कर हो रहा पाए। है हमारे पास। आपका माफ कीजिएगा प्रदीप माथुर जी, रामाश्रय कुशवाहा जी माफ कीजिएगा, समय खत्म हो रहा है। अमिताभ जी, यहाँ पर अभी भी वक्त है, नहीं जागे तो कब जागेंगे? प्रदेश की जनता के लिए कुछ करने का वक्त तो अब आ ही गया है, क्योंकि 1 साल 11 महीने बीत गए हैं करीब करीब। संपादकीय टिप्पणी आपकी। देखिए, भाई हमारे दोनों मेहमान आपस में उलझ गए। हाँ, प्रदीप जी, कहाँ तक पहुंच सुन लेते हैं प्रदीप जी, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। बोलिए साहब। देखिए, दो चीजें होती हैं शासन करने के लिए, दो तरीके हैं। एक एडहॉक पर तदर्थ आधार पर मिठाई बांटते रहिए, जब तक है जेब में पैसा मिठाई बांटते रहिए, उसके बाद मिठाई खिलाने वाला चला जाए तो खाने वाला रोता फिरे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये तरीका भी है शासन का। मछली पकड़ना सिखाना ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्पत मछली खिलाने से। भाई जब तक आप हैं तभी तक ना हमको मछली खिलाएंगे, लेकिन अगर आप हमको मछली पकड़ना सिखा देंगे तो हम मछली जीवन भर खाएंगे और बाद में हमारे परिवार के लोग उससे जीवन यापन करेंगे। ये विकास की अवधारणा का सवाल है। आपके पास मॉडल क्या है डेवलपमेंट का, ये देखना होगा। हम डेवलपमेंट किसको मानते हैं, ये देखना होगा। मैं मानता हूं वो चीजें पहले दुरुस्त होनी चाहिए जिन पर विकास केंद्रित है। वो सड़क है, वो बिजली है, वो पानी है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, उन पर विकास चलता है। विकास के पहिए इन पर चलते हैं। विकास के पहिए घोषणाओं पर नहीं चलेंगे ना विकास के पहिए लैपटॉप पर चलेंगे, न चेक वितरण समारोह पर विकास होता है। कहीं किसी प्रदेश का नहीं हुआ, किसी देश का नहीं हुआ। और ह्यूमन एंगल से अगर मैं जाऊं, सामाजिक सरोकार की बात करूं, तो दो अलग अलग क्षेत्रों की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड को पानी मिल जाए, 32 लाख लोग पलायन कर गए वहां से अब तक। वहां का पलायन रुक जाए, गांव की गांव खाली हो गए, सूने हो गए, इतना भी हो जाए तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो नमन करूंगा इस सरकार को और इस सरकार के मुखिया को इसी मंच पर। लेकिन इतना करके दिखाइए, अब नहीं तो कब। फिर मैं सवाल उठाता हूं तो हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग। पूरे बुंदेलखंड को चुनाव का प्रमुख विषय बना दिया प्रदीप माथुर जी की पार्टी ने, रामाश्रय कुशवाहा जी की पार्टी ने, उमा जी ने और बहन जी ने। बहन जी के तो 11 मंत्री वहां से आते थे, उसमें कुछ अंदर हुए कुछ बाहर हुए, लेकिन आते थे। उस बुंदेलखंड का एक भी मंत्री इस सरकार में अभी तक मुझे नहीं दिखा। ये न्याय है? ये क्षेत्र का न्याय है क्षेत्र के साथ? बिल्कुल ये अन्याय है क्षेत्र के साथ। जो क्षेत्र पीड़ा, पलायन, भूख, भय, गरीबी से जूझ रहा है, उसका कोई पुरसन हाल होना चाहिए था, लखनऊ में बैठना चाहिए था कि नहीं? ये बड़ा सवाल है, इस पर उत्तर आना चाहिए। ये सवाल बाबू तय नहीं करेंगे, कलेक्टर कप्तान इसका उत्तर नहीं देंगे। इसका उत्तर अमिताभ जी, रामाश्रय जी, मैं दूसरी बात भी कह दूं, उसके बाद एक दूसरी बात भी कह दूं, फिर बात समाप्त करूंगा। संपादकीय टिप्पणी के बाद है नहीं प्रथा, लेकिन आपको जरूर अवसर होगा। दूसरी बात मैं दूसरे क्षेत्र की कहता हूं, अब तक 16,000 से ज्यादा बच्चे मर चुके पूरब में, गोरखपुर केंद्र है उसका, जापानी बुखार, तबाही तबाही। हर जवान कंधा, हर बुढ़ा कंधा अपने बेटे की लाश ढोने को अभिशप्त है वहां। ये सरकार इतना कर दे, लैपटॉप कुछ कम बांटे, टैबलेट कुछ कम बांटे, कन्या विद्याधन में फोटो कुछ कम खिंचाए, सिर्फ इतना कर दे कि वहां लोगों की मौत थम जाए। बिल्कुल
जाके बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देखिए, गलियारों में लोग पड़े रहते हैं, गलियारों में, जब उस मौत का मौसम होता है। मैंने जाके देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। ना अखबार में पढ़ के बोल रहा हूं, ना किसी नेता के भाषण को सुन के बोल रहा हूं। गलियारों में लोग मरते हैं, गलियारों में बेड